नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत। देश के भीतर कई सारे मुद्दों पर बहस हो रही है, चाहे कॉकरोच जनता पार्टी के लिए जो अनशन चल रहा है और वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पुलिस वाले ताल पत्री जो लगी हुई है सोनम वांगचुक जहाँ पे लेटे हुए वहाँ उसको हटवाने के लिए पुलिस के लोग गए हुए थे। कॉकरोच जनता पार्टी के जो कन्वेनर हैं या ये फाउंडर है अभिजीत दीपके, वो हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे थे कि उनकी तबीयत खराब है, शेल्टर दिया हुआ है। वो अलग है, लेकिन बड़ी दयनीय स्थिति है। कई लोग हालांकि कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक जो है वो तब कहाँ थे, कहीं थे सोनम वांगचुक, लेकिन 17-18 दिनों से आमरण अनशन पे है। सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। आप कम से कम जाइए, उनसे बात कीजिए। सही है सोनम वांगचुक, आप सही हैं, वो तय करते हैं, लेकिन एक जिंदगी का सवाल है, देश के एक नागरिक की जिंदगी का सवाल है। और केवल सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो साइंटिस्ट है, पर्यावरणविद है, बहुत जरूरी व्यक्ति है। दूसरी तरफ देखिए, राम मंदिर के जो चोरी का मामला है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अब जो है एसआईटी रिपोर्ट वगैरह वगैरह सब मंगवाया है। सरकार को नोटिस दिया है कि सब जल्दी से जल्दी अब जमा करें। 4 याचिकाओं पे सुनवाई होनी थी। 4 लोगों ने याचिका दायर की और सीबीआई जांच की मांग की है। हालांकि सीबीआई जांच अभी होगी या नहीं होगी ये नहीं पता है, लेकिन अगली सुनवाई जो 20 जुलाई की होगी तब उसमें तय होगा कि क्या होता है। अभी तो नोटिस दिया है सुप्रीम कोर्ट को और कहा है कि सारी डिटेल सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है कि जो एसआईटी में है वो कौन लोग हैं, किस तरह से जांच हो। तो ये चल रहा है। उसके अलावा देखिए कि बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए जो चुनाव चल रहा है, उपचुनाव हो रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण है। और कल जो है जो बीना मालवी है, तेज प्रताप यादव की पार्टी जो है जेजेपी, उसके उसकी उम्मीदवार है और उनको एक पुराने मामले में अरेस्ट किया गया और बड़ा हंगामा तमाशा हुआ पटना कलेक्ट्रेट में। उसके अलावा देखिए कांग्रेस ने वहां उम्मीदवार नहीं दिया, वहां आरजेडी की उम्मीदवार है रेखा गुप्ता। बताया जा रहा है उनका कोई भारी भरकम प्रचार तो नहीं है, लेकिन वो घर घर जाकर के मिल रही है। पीके अलग है। मुख्य मुकाबला हालांकि पीके और रेखा गुप्ता और बीजेपी के जो उम्मीदवार है, नए उम्मीदवार के बीच माना जा रहा है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी एक तरफ तो वो अरेस्ट करवाया गया है उसको, लेडी को, जो बीना मालवी है, ताकि बीना मालवी का कुछ वजन बढ़े, चर्चा हो और कुछ वोट काट पाए। बीजेपी दरअसल डबल गेम कर रही है। एक तो ये है कि आरजेडी न जीते ये तो है ही, पीके जीत जाए चले, या तो बीजेपी जीते या पीके जीते। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से उम्मीदवार बदले गए और जो कहा गया कि जो अभिषेक थे उनके पिताजी ऑर्डर स्कैम मामले में आरोपी थे, इस वजह से हटाया गया। हालांकि ये बात हजम नहीं होती है, क्योंकि कई करप्ट लोगों पर, जिनमें कितने न जाने कितने तरह के आरोप थे, खुद नरेंद्र मोदी ने लगाए थे, उनको जब मुख्यमंत्री बनाया हुआ है तो एक व्यक्ति को जिसके पिता ने अपराध किया है, अगर किया है तो आरोप है या जो भी है, तो पिता की सजा पुत्र को। लेकिन कहा जा रहा है कि वो सीट दरअसल चाह रही है बीजेपी की वो पीके जीत जाए तो अच्छा है, क्योंकि पीके भविष्य में नीतीश कुमार की जगह, नीतीश कुमार तो नहीं लेकिन एक सहारे के जैसे नीतीश कुमार की पार्टी का सपोर्ट, कल को बीजेपी को एक सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए पीके काम आ सके, ऐसा भी कहा जा रहा है। क्या होगा तो समय बताएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम करना चाह रहे हैं वो दुनिया के नक्शे पे जो चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच। और अब जो खबर है कि इस लड़ाई में सीधे तौर पे रूस के एंटर करने की के संकेत हैं। बताया जाता है कि रूस ने अपना बेहद सुरक्षित एयरबोर्न कमांड विमान तेहरान भेज दिया है और वो ये है, उसका नाम है TU-214 PU।
और ये कोई सामान्य प्लेन नहीं है, बल्कि इसमें सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और स्पेशल डेटा लिंक लगे हुए हैं। और इसकी मदद से इतना ताकतवर प्लेन है कि इसकी मदद से संकट की स्थिति में भी रूस का टॉप लीडरशिप, सेना और सरकार का संचालन कर सकता है। और ये भी कहा जाता है कि ये जो प्लेन है, इसको कहा जाता है प्रलय के दिन इस्तेमाल होने वाला विमान। जब संकट बहुत गहरा हो जाए, कुछ न बचे, तो ये विमान जो है वो सहायता करता है। और इसे रसिया स्पेशल फ्लाइट स्क्वाड्रन संचालित करता है, और यही स्क्वाड्रन रूस के राष्ट्रपति और देश के शीर्ष राजनीतिक सैन्य नेतृत्व की उड़ानों का जिम्मा संभालता है। इतना महत्वपूर्ण है। और ये भी बताया जाता है कि इसका जो रिकॉर्ड है, इसके जो मिशन है, उसके जो रिकॉर्ड है, वो कभी सार्वजनिक नहीं किए जाते। और ये खास विमान अब जब तेहरान पहुंचा है, तो और ये खबर जो है जिसने दी है, वो ये है कि जो एक वेबसाइट है फ्लाइट रडार 24, फ्लाइट रडार 24 जो है वो दुनिया भर में उड़ रहे विमानों की रियल टाइम लोकेशन दिखाने वाली वेबसाइट है, कौन सा विमान कहाँ उड़ रहा है। और उसने ये खबर दी है, इसलिए उस आधार पर कहा जा रहा है कि अब तेहरान इसलिए भेजा गया है कि जिस तरह से अमेरिका ने या जिस तरह से ट्रंप ने कहा है कि ईरान को हम तबाह और बर्बाद कर देंगे, और ईरान झुकने को तैयार नहीं, ऐसे में जरूरी है कि ईरान को उच्च लेवल का सपोर्ट किया जाए। और ये जहाज जो है इसीलिए तेहरान भेजा गया है, ऐसा कहा जाता है। और ये भी अभी अगर ऐसा सच है, हालांकि जिसने कहा है वो तो हर विमान का लोकेशन रखता है, लेकिन जो आधिकारिक रूस का जो मीडिया है उसने इसको कंफर्म नहीं किया। और जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह से अमेरिका और इजराइल दोनों फिर से ईरान और लेबनान के पीछे बमबारी कर रहे हैं, ईरान और अमेरिका का झगड़ा जिस तरह से बढ़ गया है, उसमें खतरा है, रूस को भी खतरा है। रूस जानता है कि अगर ईरान को फतह कर लेता है और ईरान को झुका देता है अमेरिका, तो कल उसके लिए भी मुश्किल आ सकती है। और लेकिन एक खबर जो है अगर ईरान के लिए अच्छी है, तो अमेरिका के लिए एक और बुरी खबर, और वो ये है कि अब जो ईरान है, ईरान ने एक उसको वहाँ का जो फेमस अखबार है ईरान का, सरकार समर्थक अखबार बताया जाता है हम शहरी, उसने 13 ग्लोबल लीडर्स की रिवेंज लिस्ट जारी की है और कहा है कि ये 13 जो नेता है उनको खत्म करना, उनकी लिस्ट बनाई, हिट लिस्ट में ये लोग। और उसमें सबसे पहले नंबर पर डोनाल्ड ट्रंप है, उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू है, उसके बाद कीर स्टारमर है जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उसके अलावा एमेनुअल मैक्रो है फ्रांस के राष्ट्रपति, जॉर्जिया मेलोनी है इटली की प्रधानमंत्री, फ्रेडरिक मर्ज है जर्मनी के चांसलर, उनके अलावा मार्को रूबियो हैं अमेरिकी विदेश मंत्री, पीट हेगसेथ हैं अमेरिकी रक्षा मंत्री, ब्रैड कूपर है अमेरिकी सेंट्रल कमांड चीफ, माइक हकावी है इजराइल में अमेरिकी राजदूत हैं, एयाल जबीर हैं इजरायली सेना प्रमुख हैं, गिडियन सार हैं इजराइल के विदेश मंत्री हैं, और इजराइल कांठा है इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री। ये 13 लोगों की लिस्ट जारी की गई है अखबार के अनुसार। हालांकि जो ईरान का मीडिया है वो कह रहा है कि ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, बयान सिर्फ इतना आया है कि जो खामनेई ने कहा था, मुस्तफा खामनेई ने, कि हम अपने पिता के खून का बदला लेंगे। और ये जो लिस्ट जारी की गई उसमें बताया गया कि ग्राफिक में ट्रंप और नेतन्याहू की तस्वीरों पर स्नाइपर का निशाना दिखाया गया, और ये सूची पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत के बाद सामने आई है। हालांकि ईरान सरकार ने इस सूची को आधिकारिक नहीं दी है।
तो ये भी है। और एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि अब अमेरिका में, अमेरिका के भीतर एक सर्वे हुआ और सर्वे में आया कि जो अमेरिकी है उनका मन इजराइल को लेकर के बदल रहा है। और 2022 में 67% अमेरिकी जो इजराइल के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे थे, अब वो घट करके 52% हो गया, यानी 15% इजराइल को समर्थन देने वाले अमेरिकी नागरिक कम हो। उसके अलावा 30 साल से कम उम्र के 58% युवा इजराइल के खिलाफ यानी फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हो गए और इजराइल के लिए मात्र 32% युवा समर्थन करते दिख रहे। वहीं अगर दो पार्टी आप जानते हैं कि एक जो है डेमोक्रेट्स है और रिपब्लिकन है। रिपब्लिकन के नेता है डोनाल्ड ट्रंप। तो रिपब्लिकन में जो है आधे आधे युवा इजराइल और फिलिस्तीन के साथ खड़े। आधे युवा रिपब्लिकन जो है इजराइल के समर्थन में है, आधे युवा फिलिस्तीन के समर्थन में। जबकि अगर डेमोक्रेट्स की बात करें तो उसके 30 साल के कम उम्र के 72% युवा फिलिस्तीन के साथ खड़े। तो ये एक बड़ा संकेत है कि अमेरिका बदल रहा है और इजराइल के प्रति जो उनकी जो सिंपैथी है वो कम हो रही है और सिंपैथी बढ़ करके वो फिलिस्तीन की तरफ चली गई है। और इस बीच ये भी खबर है कि इजराइल में जो है इस साल चुनाव, अक्टूबर तक चुनाव होने की बात की जा रही है। और इस चुनाव में ये भी अब तक जो संकेत आए हैं कि नेतन्याहू की सत्ता जा सकती है, क्योंकि वहाँ बहुमत, स्पष्ट बहुमत उन्हें नहीं मिलेगा। और उन्हें नहीं बल्कि किसी को भी कहा जा रहा है कि स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा, किसी तीनों में से किसी पार्टी को नहीं। और हंग असेंबली की स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो ये नेतन्याहू के लिए बुरी खबर है और ट्रंप के लिए ये है कि अगर रूस अगर इसमें शामिल हो जाता है तो फिर मुसीबत बढ़ेगी ट्रंप की। और भारत क्या स्टैंड लेगा वो तो पता है आपको, इजराइल के साथ खड़ा है भारत। तो क्या सवाल ये उठेगा कि इजराइल के लिए भारत दुनिया के तमाम देशों से दुश्मनी लेने को तैयार रहेगा? ये बड़ा सवाल। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।